दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑफिस वर्कर को दिखाया जाता है जो कि अपना काफी दिनों का काम खत्म कर कर अपने घर वापस लौट रहा होता है। पर इसी दौरान उस ऑफिस वर्कर की बदकिस्मती से वो एक कार से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो जाती है। उस वर्कर के मरते ही हमारी कहानी एक इसेकाई वर्ल्ड पर शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम एक जंगल का सीन देखते हैं, जहां पर एक छोटा सा बच्चा झाड़ियों में छुप कर जानवरों का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है। जहां पर वो अपने एक मैजिक स्पेल की मदद से पहली कोशिश में शिकार करने में कामयाब हो जाता है। शिकार करने के बाद वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम शिन है और मैं यहाँ पर अपने दादाजी के साथ इसी फॉरेस्ट में रहता हूँ। इस जगह पर ये लड़का ये भी बताता है कि वो असल में एक रीइंकार्नेटेड चाइल्ड है। वो आज से 7 साल पहले इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ था। यानी दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमने जिस वर्कर को मरते हुए देखा था, वो वर्कर फिर से रीइंकार्नेट हुआ है इस वर्ल्ड में। इन्हीं सारी बातों के बीच में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा एमसी अपने दादाजी से मैजिक स्पेल की ट्रेनिंग ले रहा होता है, जहां पर हमारे एमसी के दादाजी उसे फायरबॉल का मैजिक करना सिखा रहे होते हैं। हमारे एमसी यानी शिन पहली ही बार में फायरबॉल के मैजिक स्पेल को मास्टर कर लेता है और एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर शिन के दादाजी काफी ज्यादा खुश होते हैं। इन्हीं सब के बीच में वहां पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो कि शिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए शिन, और तुम्हें ऐसे खतरनाक मैजिक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हें चोट भी लग सकती है। ये कितना खतरनाक है पता है तुम्हें? इन सारी बातों को सुनकर शिन कहता है, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं था ग्रैंडमा मेलिडा, ये बहुत आसान था मेरे लिए करना। शिन की हरकतें और बातें सुनकर मेलिडा बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि आखिर 7 साल का बच्चा जंगल में जाकर अकेले शिकार करता है और एस रैंक के मैजिक स्पेल को इतनी आसानी से इस्तेमाल करता है। ये ऐसा कैसे कर पा रहा है? मार्लेट की इसी हैरानी के बीच में हमारा सीन 2 साल आगे शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हमारा एमसी शिन अब 10 साल का हो चुका है। जहां पर शिन और शिन के दादाजी एक डीमन को हंट करने के लिए निकले होते हैं। वहां पर वो एक डीमन को मारना चाहते हैं जो कि जंगलों में मासूम जानवर को खा रहा है, और उस डीमन को ढूंढने के लिए शिन के दादाजी शिन को एक मैजिक स्पेल सिखाने लगते हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी लिविंग क्रिएचर को ढूंढ या फिर महसूस कर सकता है उसके मैजिक माना की मदद से। इस जगह पर शिन के दादाजी कहते हैं कि इस मैजिक स्पेल को यूज करना थोड़ा मुश्किल है शिन, तो तुम संभल के रहना। इसके बाद शिन उस मैजिक स्पेल की मदद से उस डीमन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और हमारा शिन इतने मुश्किल एस लेवल मैजिक स्पेल को भी एक ही बार में मास्टर कर लेता है, जिसे देखकर शिन के दादाजी भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगा तो था कि शिन ऐसा कर लेगा क्योंकि वो टैलेंटेड है, और पहली बार में कर लेगा ये तो मुझे भी नहीं लगा था। इस जगह पर शिन कुछ ही समय में अपने मैजिक स्पेल की मदद से उस डीमन को ढूंढ लेता है और उस डीमन की लोकेशन अपने दादाजी को बता देता है, जिसके बाद शिन और शिन के दादाजी बिना कोई देरी करे सीधा उस डीमन के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर शिन पलक झपकते ही अपनी स्वार्ड को निकालता है और उस डीमन का सर धड़ से अलग कर देता है। शिन के इस पावर लेवल को शिन के दादाजी भी नोटिस कर लेते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन के दादाजी मार्लिन उस शिन के अंकल को ये बात बता देते हैं कि शिन का पावर लेवल थोड़ा सा एबनॉर्मल है और बाकी ऑर्डिनरी लोगों से काफी ज्यादा है, जिसमें मार्लिन कहती है, क्या शिन डीमन लॉर्ड का चाइल्ड है? इस जगह पर शिन के दादाजी कहते हैं, हाँ भले ही वो अनाथ है पर वो मेरा पोता है। यानी दोस्तों, शिन के दादाजी शिन को अपना पोता तो मानते हैं, पर वो असल में शिन के दादाजी नहीं है। यानी दोस्तों, इस जगह पर एक और मिस्ट्री है कि आखिर शिन के असली माता पिता कौन है। इसी मिस्ट्री के साथ हमारी कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। 5 साल बाद हम देखते हैं कि शिन अब 15 साल का हो चुका है और वो इस समय अपना जन्मदिन मना रहा है। शिन के जन्मदिन को अटेंड करने के लिए शिन के एक अंकल और शिन के कुछ कजन्स भी आते हैं, जहां पर बर्थडे के दौरान शिन के कजन शिन से पूछते हैं, आगे शिन तुमने भविष्य के लिए क्या सोचा है, तुम आगे जाकर क्या बनना चाहते हो? जिसपे शिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वर्ल्ड में किस टाइप की जॉब्स होंगी। शिन को ऐसे कंफ्यूज देखकर शिन की एक फीमेल कजन शिन से कहती है, क्यों ना तुम मेरी डीमन हंटर की पार्टी ज्वाइन कर लो। इसी बीच शिन का एक और कजन उस लड़की की बातें काटते हुए कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ मैजिक कैप्टन बन जाओ और मैजिक की पढ़ाई करो।
इस जगह पर उन दोनों कजिन्स के बीच में लड़ाई होने लगती है कि आखिर उन दोनों में से शिन को अपने साथ कौन ले जाएगा। इस जगह पर शिन तो कंफ्यूज हो जाता है कि मैजिशियन बनना और डीमन को हंट करना इस वर्ल्ड में एक पर्टिकुलरली जॉब है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन अपने दादाजी के कहने पर सारे लोगों को टेलीपोर्ट कर एक सुनसान जगह पर ले आता है। इस जगह पर शिन के दादाजी असल में सब लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने इतने 15 सालों में शिन को क्या क्या मैजिक स्पेल सिखाए हैं और शिन कितना पावरफुल बना है। पर उस जगह पर तो वो सारे लोग इसी बात से इंप्रेस हो जाते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने एक ही मैजिक स्पेल की मदद से सारे लोगों को टेलीपोर्ट कर दिया। इस जगह पर उन्हें यह भी पता चलता है कि शिन को टेलीपोर्टेशन मैजिक शिन के दादाजी ने नहीं सिखाया था, बल्कि शिन ने ही अपने आप से ही इस मैजिक को ढूंढा और उसे सीखा था। इसी बीच हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन अपने दादाजी के कहने पर अपने मैजिक स्पेल को तैयार करना शुरू कर देता है और उस मैजिक स्पेल को सीधा एक पहाड़ के ऊपर इस्तेमाल कर देता है। वो पहाड़ बहुत बड़ा होता है पर शिन के एक ही हमले से वो चूर चूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उस हमले की फोर्स की वजह से वो सारे जितने भी लोग वहां पर होते हैं वो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। शिन के इस पावर लेवल को देखकर शिन की ग्रैंड माँ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और इतना ही नहीं, बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ जाती हैं। वो सीधा शिन के दादाजी के ऊपर चिल्लाने लगती हैं कि एक छोटे से बच्चे को इतना खतरनाक मैजिक सिखाने की क्या जरूरत थी। वो इस मैजिक स्पेल की मदद से आधा किंगडम भी तबाह कर सकता है। मार्लिन के डांटते हुए ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर शिन के अंकल शिन को एडवाइस दे रहे होते हैं क्यों ना तुम मैजिक एकेडमी ज्वाइन कर लो किंगडम की। तुम्हें वहां पर काफी सारे नए बच्चे देखने को मिलेंगे और तुम काफी कुछ मैजिक के बारे में नया भी सीख सकते हो। मैजिक एकेडमी के बारे में सुनकर शिन के दादाजी शिन से पूछते हैं, क्या तुम मैजिक एकेडमी जाना चाहते हो शिन? जिस पर शिन कहता है, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। इस जगह पर शिन इसलिए हाँ करता है क्योंकि उसने आज से पहले बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और वो देखना चाहता था कि ये इज़िकाई वर्ल्ड कैसा है। शिन की एकेडमी में जाने की बात सुनकर शिन के अंकल कहते हैं, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे रहने खाने और एकेडमी में एडमिशन के सारा इंतजाम कर दूंगा। यह सुनकर शिन पूछता है कि आखिर आप अकेले ये सब कैसे करेंगे? जिसमें शिन के अंकल शिन से कहते हैं, क्योंकि मैं उस किंगडम का किंग हूँ। इसी के साथ वो अपना पूरा नाम बताते हैं, डेंसन वॉन अर्शिट। यह सुनते से ही कि इतनी देर से वो जिनके साथ बैठा हुआ था असल में वो एक किंग है, शिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसी के साथ शिन किंग से पूछता है कि अगर आप एक किंग हैं तो आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हैं? शिन के सवाल पर किंग जवाब देते हैं कि उसके दादाजी और उसकी दादी अपने समय के काफी ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और ग्रेट मैजिशियन रहे हैं। इवन उन्होंने एक बार किंग की भी जान एक इस लेवल के डीमन से बचाई थी। इवन कई सारे मैजिशियन तो उन्हें आज भी अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। इसी के साथ शिन कहता है, मुझे ये तो पता था कि मेरे दादाजी काफी ज्यादा पावरफुल मैजिशियन हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इस लेवल मैजिशियन हैं। इसी के साथ शिन किंग से कहता है, मुझे माफ कर देना माय लॉर्ड, मुझे नहीं पता है एक किंग के साथ कैसा बिहेव किया जाता है और कहीं मैंने अनजाने में आपके साथ मिसबिहेव तो नहीं किया ना? शिन की इस बात पर किंग हंसते हुए कहते हैं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ऐसा कुछ भी मिसबिहेव नहीं किया है शिन। और वैसे शिन, तुम कुछ ही दिनों में मैजिक एकेडमी जाने वाले हो, तो तुम तैयार होना शिन मैजिक एकेडमी में जाने के लिए। किंग की इस बात पर शिन हाँ करता है कि हाँ वो मैजिक एकेडमी जाएगा। एंड गाइस, इसी सीन के साथ हमारी इस एनिमे का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम शिन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि शिन अब किंगडम की मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेने वाला है। पर जैसे ही वो सब किंगडम के अंदर घुसने वाले होते हैं, वहां पर उन्हें कुछ सिपाही रोक लेते हैं। पर जैसे ही वो सिपाही शिन के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को देखते हैं, वो बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं और वो हैरानी में कहता है, क्या वाइस मैन किंगडम में आ चुके हैं? और वो वाइस मैन की आने की खबर पूरे किंगडम में हवा की तरह फैल जाती है। इसी के साथ हमारा सीन एक बहुत ही बड़े घर पर शिफ्ट होता है, जहां पर हमें पता चलता है कि इस बड़े से घर के असली मालिक शिन के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही हैं। और वहां पर उस घर में कई सारे नौकर शिन के ग्रैंडफादर और मदर के स्वागत में खड़े होते हैं, जिन नौकर को देखकर शिन की ग्रैंड मदर कहती है, हाँ यही तो कारण था जिसकी वजह से हम यहाँ नहीं रहते थे, ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। इसी दौरान शिन के ग्रैंडफादर शिन से कहते हैं, शिन तुम्हें किंगडम घूम कर आना चाहिए, तुम पहली बार इतने सारे लोगों को एक साथ देखने वाले हो, तुम इससे पहले कभी बाहर नहीं गए, तुम्हें किंगडम घूम कर आना चाहिए। शिन अपने ग्रैंडफादर की बात को सुन लेता है और वो बाहर किंगडम में घूमने निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन बाहर किंगडम में घूम ही रहा होता है कि इसी बीच उसकी नजर जाती है कि कुछ एडवेंचरर्स दो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ देखते ही शिन सीधा उन एडवेंचरर्स के पास चला जाता है
और उनसे कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिस पे वो एडवेंचरर्स कहते हैं कि हम इन दोनों लड़कियों की मदद कर रहे हैं। इस जगह पर शिन कहता है मुझे पता है तुम इन दोनों लड़कियों को परेशान कर रहे हो। इस जगह पर वो एडवेंचरर्स गुस्सा हो जाते हैं और वो चाकू तक निकाल लेते हैं शिन के ऊपर हमला करने के लिए। पर शिन अपने सिर्फ एक ही पंच में उन एडवेंचरर्स के एक आदमी को ढेर कर देता है, जिसे देखकर बाकी एडवेंचरर्स तो वहां से भाग जाते हैं। उन एडवेंचरर्स के भागने के बाद उन दोनों लड़की में से एक लड़की शिन से आकर पूछती है क्या तुम ठीक हो। जिस पर शिन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस जगह पर शिन से वो लड़की यह भी कहती है कि उन एडवेंचरर्स के पास चाकू भी था, वो तुम्हें जान से भी मार सकते थे। इस जगह पर शिन कहता है कि हाँ पर उनसे चलाते नहीं आता था, ये शायद मेरा लक होगा। इस जगह पर शिन की नजर उन दोनों लड़की में से दूसरी लड़की पर जाती है जिसके बाल ब्लू होते हैं, जिसे देखकर शिन पिघल जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहां हम देखते हैं कि शिन की मदद के बदले वो दोनों लड़कियां शिन को ट्रीट दे रही होती हैं कॉफी की। और वहीं पर हमें पता चलता है उन दोनों लड़कियों का नाम, जहां पर ब्लू बाल वाली लड़की का नाम शिजिलिया होता है और रेड बाल वाली लड़की का नाम मरिया होता है। ट्रीट के दौरान ही हम देख पा रहे होते हैं कि शिजिलिया शिन को देखकर काफी नर्वस होती है। ट्रीट खत्म होने के बाद शिन वहां से चला जाता है। शिन के जाने के बाद मरिया शिजिलिया से कहती है तुम शिन को देखकर इतनी चुप क्यों थी। पर इस जगह पर शिजिलिया माल्या के सवाल पर कोई जवाब नहीं देती। और इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पर हम देखते हैं कि शिन मैजिक एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जाम देने आया हुआ होता है। वहां पर सभी बच्चों से कहा जाता है कि आपके सामने जो डॉल है उसके ऊपर आपको मैजिक करके बताना है कि आपके मैजिक का लेवल क्या है। और फिर हम देखते हैं कि पहला प्रतियोगी एक लड़का आता है जो कि बहुत ही ज्यादा मैजिक कास्ट करने के बाद मैजिक कास्ट कर देता है। और हम क्या देखते हैं कि उस इतने बड़े मैजिक कास्ट से एक छोटी सी फायरबॉल बनी होती है। इतना ही नहीं, कई सारे प्रतियोगी आते रहते हैं, वो अपने कई सारे मैजिक दिखाते रहते हैं, पर उनके मैजिक लेवल इतना कम होता है कि वो शिन के मैजिक लेवल के 1% में भी नहीं होते हैं। जिसे देखकर शिन काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि कहीं शिन के मैजिक लेवल को देखकर ये सब लोग उसे डीमन ना समझ ले। शिन इधर परेशान हो ही रहा होता है कि इसी बीच शिन की बारी आ जाती है। इस जगह पर शिन सोचता है कूल मैं बहुत ही कम मैजिक लेवल को इस्तेमाल करूंगा। और यह सोचकर शिन अपने मैजिक को कास्ट करता है और उस डोल के ऊपर हमला कर देता है। शिन बहुत कोशिश करता है कि वो अपने मैजिक लेवल को जितना ज्यादा हो सके कम करे, पर शिन के उतने ही मैजिक से वहां पर धमाका हो जाता है, जिसे देखकर स्टूडेंट के साथ साथ टीचर की भी हालत खराब हो जाती है। और इसी धमाके के सीन के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पर हम देखते हैं कि शिन को ना चाहते हुए भी एक स्पीच देनी पड़ रही होती है क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया होता है। इस जगह पर शिन के पावर लेवल को देखकर कहीं ना कहीं मारिया समझ जाती है कि कहीं यही तो वाइस मैन का ग्रैंड चाइल्ड नहीं है जिसके बारे में अफवाहें उड़ी हुई हैं। सीन की स्पीच खत्म होने के बाद हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ एस लेवल के मैजिशियन स्टूडेंट होते हैं, जो क्लास सिर्फ एस लेवल मैजिशियन के लिए ही होती है। इसी दौरान वहां पर हम मारियाना को भी देखते हैं, इसका मतलब वो भी काफी अच्छी मैजिशियन है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि मारियाना शिन को बता रही होती है कि सिजिल को एकेडमी में एक लड़का परेशान कर रहा है जिसका नाम कट है। वो बार बार सिजिल के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। इन सब की इन्हीं बातों के बीच में वहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बड़े ही गुस्से में सिजिल के पास आने लगता है और वो सिजिल के पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। पर वो जैसे ही सिजिल के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करने ही वाला था कि शिन उसे आकर रोक देता है। इसी जगह पर हमें पता चलता है कि यही लड़के का नाम कट है। शिन को सिजिल को बचाते हुए देखकर कट सिजिल से कहता है अभी तो ये लड़का बचा लेगा, पर याद रखना तुम्हारे पिता मेरे यहाँ ही काम करते हैं, मैं उनके साथ क्या करा सकता हूँ सोचना। इस जगह पर कट की धमकी सुनकर सिजिल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। कट की ये सारी धमकियों को पीछे खड़ा हुआ एक लड़का भी सुन रहा होता है और वो सीधा आकर कट से कहता है कट ये एक एकेडमी है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, और अगर तुम्हें अपनी पावर दिखानी है तो याद रखना मैं यहाँ का प्रिंस हूँ। अगर मैंने अपने पिता की पावर दिखा दी तो तुम समझ जाओ। कट प्रिंस की बात सुनते से घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। इस जगह पर शिन अगस्ता को शुक्रिया अदा करता है। इस जगह पर अगस्ता शिन को बहुत अच्छी तरीके से जानता था क्योंकि अगस्ता के डैड ने तो शिन को एकेडमी का आइडिया दिया था और अगस्ता को शिन के बारे में काफी सारी चीजें उसके डैड ने बता रखी थी।
इस जगह पर किंगडम के प्रिंस को भी शिन से बात करता हुआ देखकर मारियाना को कंफर्म हो ही जाता है कि शिन ही असल में वाइस मैन का ग्रैंड चाइल्ड है। इस जगह पर मारियाना यह पता करते ही वो शिन से कहती है, शिन क्या तुम मुझे वाइस मैन और उनकी पार्टनर से मिलवा सकते हो, क्योंकि मैंने उनकी काफ़ी सारी कहानियां बचपन में सुनी हैं, मुझे उनसे मिलना है। इस जगह पर मारियाना को इतना एक्साइटेड देखकर शिन को कोई इश्यू नहीं होता और वो मारियाना को उनसे मिलवाने के लिए हाँ कर देता है। शिन के यहाँ कहते ही वहां पर दो और लड़के प्रकट हो जाते हैं और उन दोनों लड़कों का नाम होता है जूलियस और थोर, और वो दोनों भी वाइस मैन और उनकी पार्टनर से मिलना चाहते हैं। इन दोनों लड़कों को दिखाते हुए ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि शिन उन सबको अपने घर पर ले आता है और सीधा बिना कोई देरी करे उस सबको ही अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से इंट्रोड्यूस कर देता है। पर इस दौरान शिन के क्लासमेट तो वाइस मैन और उनके पार्टनर को देखकर हैरान खड़े थे। इन्हीं सब के दौरान शिन की ग्रैंड मदर सिजल को देखकर काफी हैरान थी और काफी शक की निगाहों से देख रही थी, और वो सीधा सिजल से कहती है, क्या तुम एक मतलबी लड़की हो? तुम शिन का इस्तेमाल करना चाहती हो? तुम कमजोर होने का नाटक कर रही हो ताकि शिन तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करे, और तुम शिन के पावर मैजिक से अपनी ड्रेस पे एन्चांटमेंट भी लगवाने आई हो ना। इस जगह पर सिजल को तो रोना ही आ जाता है और वो सबसे माफी मांगने लगती है, खासकर ग्रैंड मदर से, और कहती है, हाँ शायद मैं शिन का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरी वो मदद कर रहा है, हाँ शायद मैं शिन का इस्तेमाल ही कर रही हूँ। और वो काफी ज्यादा फुट फुट के रोने लगती है। इस जगह पर शिन की ग्रैंड मदर सिजल की इस काइंडनेस को देखकर कहती है, मैं बस तुम्हें चेक कर रही थी, रोना बंद करो लड़की। और वो सीधा सिजल को गले लगा लेती है। शिन और शिन के ग्रैंडफादर शिन की ग्रैंड मदर की इस करतूत को देखकर काफी गंदा रिएक्ट कर रहे होते हैं। खैर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन अपने सारे क्लासमेट्स को एन्चांटेड ड्रेस दे देता है। इन एन्चांटेड ड्रेस का फायदा ये है कि शिन के क्लासमेट्स के ऊपर कोई भी अगर जानलेवा हमला करेगा तो उस हमले का असर इन एन्चांटेड ड्रेस की वजह से होगा ही नहीं, क्योंकि शिन ने इन ड्रेसेस को बनाने में काफी ज्यादा मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया है। इस जगह पर शिन की तरफ से मिले हुए ड्रेसेस को देखकर सबसे ज्यादा खुश सिजल थी। इसके बाद शिन अपने क्लासमेट्स से कहता है कि अब रात ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें अपने मैजिक स्पेल से तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन अपने मैजिक स्पेल की मदद से फिर से टेलीपोर्टेशन गेट खोल देता है। उन सबको घर छोड़ने से पहले शिन उन्हें अपना फॉरेस्ट वाला घर दिखाता है, जहां पर वो पहले रहा करता था। इस जगह पर तो शिन के क्लासमेट्स को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सा मैजिक स्पेल है जो शिन ने अभी इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मैजिक स्पेल तो इस क्लास से भी ऊपर का लग रहा था। उसने एक ही झटके में 7 लोगों को एक साथ टेलीपोर्ट कर दिया। इस जगह पर शिन उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक के पीछे का लॉजिक समझा रहा होता है, पर उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, खास करके मारियाना को। पर वो फिर शिन से कहते हैं कि उसे इतने खतरनाक मैजिक स्पेल को ऐसे खुले में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस पर शिन कहता है कि ये बस एक टेलीपोर्टेशन मैजिक है, इससे किसी को कोई खतरा नहीं होगा। शिन के समझाने के बावजूद भी शिन के क्लासमेट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिन ने एक साथ इतने लोगों को टेलीपोर्ट कैसे किया, और वो बस शिन को ही देखे जा रहे थे। और शिन को दिखाते हुए ही एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि शिन, सिजल और मारियाना अपने एकेडमी के पहले दिन के लिए एकेडमी जा रहे होते हैं, जहां पर शिन सिजल को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सिजल के ऊपर कोई खतरा आ सकता है। इस जगह पर शिन को ऐसे सिजल को प्रोटेक्ट करता हुआ देखकर मारियाना बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे थे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन, सिजल और मारियाना एकेडमी में आ जाते हैं, जहां पर अगस्त मारियाना और सिजल को शिन के साथ देखकर कहता है, अभी एकेडमी शुरू नहीं हुई शिन, और तुम अभी से लड़कियों के साथ घूम रहे हो, काफी नोटी हो यार तुम। इस जगह पर शिन कहता है, हाँ ऐसा नहीं है। फिर उस पे अगस्त कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम एडल्ट हो चुके हो। इस जगह पर शिन को तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि तभी हमें एक और नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है, जो कि फिसलती हुई शिन के पास आ रही थी, और वहां पर इस लड़की का नाम है एलाइस कॉर्नर। एलाइस कॉर्नर सिजल से कहती है, कहीं मैं एकेडमी के पहले दिन लेट तो नहीं हो गई? जिसमें सिजल कहती है, नहीं तुम ज़्यादा लेट नहीं हो, पर तुम ऐसे क्यों आ रही हो? इनकी इन्हीं बातों के बीच में वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर टीचर कह रहे होते हैं, सारे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि अब आप सबको किसी न किसी स्ट्रीम में जाना होगा।
अगर आप चाहें तो आप एक ऐसी स्ट्रीम में जा सकते हैं जहां पर बच्चों को घर के काम मैजिक से करना सिखाते हैं, या फिर आप दूसरी स्ट्रीम में जा सकते हैं जहां पर एक नाइट बन सकते हैं आप, और आपको मैजिक की मदद से ताकतवर और मस्कुलर बनाया जाएगा। इस जगह पर कुछ बच्चे तो काफी एक्साइटेड होते हैं किसी न किसी स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए, पर इस जगह पर शिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी स्ट्रीम को चूज करे। इस जगह पर शिन को ऐसा परेशान होता हुआ देखकर अगस्त शिन को एक आइडिया देता है, क्यों ना शिन तुम खुद अपना एक ग्रुप बनाओ, तुम वैसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी टीचर की ज़रूरत है सीखने के लिए, तो तुम क्यों ना एक ग्रुप बनाओ जहाँ पर तुम सारे बच्चों को न्यू न्यू मैजिक सिखाओ। इस जगह पर शिन तो हिचकिचा रहा था क्योंकि वो ये सब करने में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं था, पर इस जगह पर इस आइडिया को सुनकर टीचर शिन से कहते हैं, हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो शिन, तुमने टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब प्रदर्शन किया था, तुम्हें अपना ग्रुप जरूर बनाना चाहिए और तुम्हारे ग्रुप का सुपरवाइजर मैं खुद बनूंगा। इस जगह पर बाकी बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि खुद ग्रैंड चाइल्ड का सन उन्हें मैजिक सिखाने वाला है। इस जगह पर इन बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर शिन को ना चाहते हुए फिर से उनकी ये बात भी माननी पड़ जाती है और वो अपना खुद का एक मैजिक क्लब बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और इतना ही नहीं, शिन को तो उस मैजिक क्लब का नाम भी पसंद नहीं होता है क्योंकि उस मैजिक क्लब का नाम बहुत ज़्यादा लेम होता है, अल्टीमेट मैजिक क्लब पावर्ड बाय शिन। खैर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि किंग को पता चलता है कि कोई किंगडम का ही आदमी इंसानों को डीमन बना रहा है, इसलिए वो अपने सोल्जर को ऑर्डर दे देता है कि जाओ और उस इंसान को ढूंढो जो ये कर रहा है। खैर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि कर्ट के फादर को ये बात पता चल जाती है कि कर्ट स्कूल में छोटी कास्ट वाले बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहा है, इसलिए उसके पापा उसको समझाते हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए, वहाँ पर सब इक्वल होते हैं। पर इस जगह पर कट पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने पिता से कहने लगता है, मैं उन छोटे लोगों से कभी बात नहीं करूँगा। और ऐसे कहते हुए वो अपने ही पिता से बदतमीजी कर रहा होता है कि तभी कट के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा कट को चाटा जड़ देते हैं और अपने ही सिपाहियों से कहते हैं कि कट को जाकर अपने कमरे में बंद कर दो। इस जगह पर कट की इस कंडीशन को देखकर कट के पिता काफी ज्यादा चिंतित होते हैं। खैर इसी के साथ हमारा सीन फिर से मैजिक एकेडमी में आता है जहाँ पर शिन कट के बारे में ही अपने क्लासमेट से पूछ रहा होता है कि आखिर कट इतना घमंडी क्यों है। इस पर वहीं पर खड़े थॉम और वेलेस कहते हैं कि कट बचपन से ऐसा नहीं था, वो हाल फिलहाल में ही ऐसा हुआ है, हम उसके साथ बचपन में पढ़ चुके हैं, तब वो काफ़ी ही काइंड हार्टेड बंदा था। इस जगह पर थॉर और वेलेस की बात सुनकर अगस्त कहता है कि अगर ऐसा है तो कट ऐसा कब बना, जिस पर थॉर कहता है शायद मुझे इसका जवाब पता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर जब से कट प्रोफेसर स्टोम की लेबोरेटरी में जाना शुरू किया था तब से ही वो ऐसा बना है। इस जगह पर अगस्त कहता है हाँ उसके बारे में सुना है, उसे मैजिक एकेडमी से भी निकाला गया है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी गलत एक्सपेरिमेंट करने का आरोप है। और इतना ही नहीं, हमने ये भी सुना है कि वो अपनी आंखें ढक कर रखता था, उसकी आंखें किसी ने नहीं देखी है अभी तक। इस जगह पर यह सारी बातें सुनकर सिन मन में कहता है, एक ऐसा साइंटिस्ट जो अपनी आंखें छुपा कर रखता था, कहीं ये डीमन तो नहीं है ना। शिन के यहाँ कहते हुए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कट की मदर किसी इंसान से बात कर रही थी कि क्या आप मेरे बेटे को प्लीज़ ठीक कर सकते हैं। इस जगह पर वो इंसान कहता है हाँ कर सकता हूँ, चिंता मत करें, वो मेरा स्टूडेंट है। इस जगह पर हमें पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं स्टॉर्म होता है। स्टॉर्म कट की मॉम से यह सब कहने के बाद सीधा कट के रूम की तरफ आगे बढ़ जाता है और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही स्टॉर्म कट के रूम में पहुंचता है वो कट को समझाने के बजाय कट से कहने लगता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकते हो। इस जगह पर कट कहता है हाँ आपने सही कहा था, पर मैं उस वॉइसमैन के ग्रैंड चाइल्ड को कुछ नहीं कर पाया। इस जगह पर स्टॉर्म कट के ऊपर एक मैजिक स्पेल करता है जिससे कट की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है और यह करने के बाद कट के घर से जाने लगता है। वो कट के घर से जाते हुए भी काफ़ी ही ज़्यादा क्रीपी सी स्माइल करता है। शिन। इसी बीच हमारा सीन फिर से एकेडमी पर जाता है जहाँ पर शिन को अगस्त बता रहा होता है कि उसने सुना है
कि कट को रूम में बंद कर दिया गया है। इसका मतलब अब उसे सिजल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सिजल तो दुखी हो जाती है कि अब वो शिन के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगी। फिर इस जगह पर शिन कहता है कि भले मेरे सारे क्लासमेट्स अब कट से सुरक्षित हैं, पर तुम सब अभी भी डीमन सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि किंगडम में आजकल काफी ज्यादा डीमन देखे जा रहे हैं। यह सुनकर कि शिन अभी भी सबको प्रोटेक्ट करेगा, सिजिलिया के चेहरे पर तो एक अलग ही स्माइल आ जाती है। शिन की यह बात सुनकर कि उसे डीमन का अंदाजा लग जाता है। यह सुनकर थोर पूछता है कि क्या मतलब कि तुम डीमन को सेंस कर पा रहे हो। इस जगह पर शिन कहता है हाँ, मैं डीमन को बचपन से सेंस कर पाता हूँ। उनके अंदर एक अलग ही ओरा होता है जिसे हम मैजिक स्पेल की मदद से पता कर सकते हैं। इस जगह पर तो थोर हैरान हो जाता है क्योंकि उसको भी सर्चिंग मैजिक आता है, पर वो इतने अच्छे से इंसान और डीमन के बीच में भेद नहीं बता पाता। इस जगह पर थोर पूछता है कि तुम आखिरी बार डीमन से कब मिले थे, या फिर तुमने डीमन से लड़ाई कब करी थी। इस जगह पर शिन कहता है कि उसने मात्र 10 साल की उम्र में एक ग्रिजली डीमन को मारा था प्रैक्टिस के दौरान। इस जगह पर तो सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के ने ग्रिजली डीमन को सिर्फ प्रैक्टिस के दौरान मारा है। इसी हैरानी के बीच हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शीन अपने क्लास में जा रहा होता है कि इसी बीच उसे काफ़ी ही पावरफुल डीमन का ओरा महसूस होता है और वो सोचता है कि ये डीमन हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शिन का अंदाजा बिल्कुल सही था। असल में शिन जिस डीमन को महसूस कर रहा था वो और कोई नहीं कट होता है। कट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक ओरा निकल रहा था और वो इस जगह पर बिना कोई देरी करे सीधा अगस्त, मारियाना और सिजल पर एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल से हमला कर देता है। पर सही समय पर शिन वहां पर आ जाता है और शिन ने काफ़ी बड़ी शील्ड बनाकर उन तीनों को प्रोटेक्ट कर लेता है। पर यह चीज़ कुछ देर के लिए ही थी, क्योंकि जैसे ही कट दोबारा फायरबॉल से हमला करता है शिन की भी शील्ड टूट जाती है। इवन शिन के हाथ काफ़ी बुरी तरीके से जल जाते हैं। इस जगह पर शिन के जले हुए हाथों को देखकर सिजल घबरा जाती है और वो उससे कहने लगती है शिन तुम्हारे हाथ जल गए, तुम्हें अपने हाथों पे कुछ लगाना चाहिए वरना। इस जगह पर सिजल को घबराता हुआ देखकर शिन कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे कपड़ों पे और मेरे शरीर पर एन्चांटमेंट लगी है, मैं कुछ ही देर में हील हो जाऊंगा। इस जगह पर शिन को इस तरीके से देखकर कट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इवन वो पूरी तरीके से डीमन में बदलने लगता है। इस जगह पर शिन अगस्ता और बाकी सबसे कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं इस डीमन को अकेला संभाल लूंगा। इस जगह पर अगस्त कहता है नहीं शिन, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पर इस जगह पर शिन गुस्से में कहता है तुमने आज से पहले कभी डीमन से नहीं लड़ा है, इस जगह पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है अगस्ता, तुम बस मेरी परेशानियां बढ़ाने वाले हो। इस जगह पर अगस्ता को बुरा लगता है कि वो शिन की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रहा है, ऊपर से उसे इस हालत में अकेला छोड़ के जाना पड़ेगा। पर अगस्ता समझता है कि हाँ, इस जगह पर वो सब बस शिन की परेशानियां ही बढ़ाने वाले हैं, इसलिए वो उसकी बात मानकर मारियाना और सिजल को वहां से लेकर चला जाता है। सो गाइस, इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड नंबर 3 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिन जैसे ही देखता है कि उसके सारे दोस्त वहां से जा चुके हैं और लड़ाई के दौरान उन्हें कोई चोट नहीं लगेगी, शिन एक राहत की सांस लेता है कि इसी बीच वो कट को देखता है, जहां पर कट अपने आप को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके पूरे एकेडमी के साथ शिन को भी मारना चाहता है और वो कहता है अब मारो शिन। इस जगह पर शिन चाहता था कि वो कुछ ऐसा रास्ता ढूंढे कि इस दौरान कट की भी मृत्यु ना हो, पर वो जब देखता है कि कट अपने आप को तबाह करने के साथ साथ पूरी एकेडमी को भी तबाह करना चाहता है, तो वो ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी अपनी तलवार को बाहर निकालता है और एक ही ब्लो में कट के सर को धड़ से अलग कर देता है। इस जगह पर ऑन द स्पॉट ही कट की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही शिन और कट के बीच की लड़ाई खत्म होती है, वहां पर सिजल, मारिया और अगस्ता भी आ जाते हैं, जहां पर सिजल बहुत ही तेजी से शिन के पास जाती है और उसे चेक करने लगती है कहीं शिन को कुछ हुआ तो नहीं है ना। पर इस जगह पर शिन काफी ज्यादा उदास था कि अगर वो और कोशिश करता तो वो शायद कट को बचा सकता था। इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टॉर्म एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर शिन को ही देख रहा होता है, जहां पर हम देखते हैं कि शिन पिछले इंसिडेंट से अभी तक उभरा नहीं है। वो अभी भी
कर्ट की मौत का दोष अपने आप को ही दे रहा है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन को किंग ने बुलाया हुआ होता है, जहां पर शिन अपने सोल्जर से कहते हैं कि अभी सही समय है, अनाउंस कर दो। इस जगह पर वो सोल्जर अनाउंस करता है, शिन आपको मेडल दिया जाएगा क्योंकि आपने एक डीमोनॉइड को मारा है और आपको इसके लिए किंगडम का हीरो भी घोषित किया जाएगा क्योंकि आपने एकेडमी के काफी सारे बच्चों की जान एक डीमोनॉइड से बचाई है जो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके पूरी एकेडमी को उड़ाने आया था। यह सुनकर कि शिन को एक मेडल मिलने वाला है, इस जगह पर शिन तो कुछ खास खुश नहीं लग रहा था, पर इस जगह पर शिन के ग्रैंड मदर थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं और वो किंग से कहते हैं, तुमसे कहा था ना किंग कि तुम्हें शिन को पॉलिटिकल पार्टीज में यूज़ नहीं करना है और पॉलिटिकल इशू में नहीं यूज़ करना है, तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। इस जगह पर किंग थोड़े से उदास होकर कहते हैं, नहीं नहीं वाइसमैन, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। बस सब लोगों को पता चल चुका है कि शिन ने उस डीमोनॉइड को मारा है। वो सब चाहते हैं कि शिन को इज्जत मिले और शिन उनका हीरो बने। इस जगह पर मैं चाहता तो नहीं हूँ शिन ये सब करे, पर अगर शिन हीरो बनेगा तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो पीसफुली किंगडम में रह पाएंगे, वरना वो हमेशा दहशत में रहेंगे कि कोई भी डीमन आएगा और उन्हें मार देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे किंगडम की पीसफुलनेस को बरकरार रखने के लिए सुसीन अगर इस किंगडम में रहेगा और इस मेडल को लेगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि शिन उन्हें प्रोटेक्ट करता रहेगा। सो प्लीज़ वाइसमैन, शिन को ये मेडल लेने दो और उसे यहीं रहने दो। इस जगह पर शुरुआत में ग्रैंडफादर तो गुस्से में थे, पर जब किंग कहते हैं प्लीज़ वाइसमैन इस किंगडम के लिए, प्लीज़ मेरे लिए, इस जगह पर वाइसमैन ना चाहते हुए भी किंग की बात मान लेते हैं और शिन को एज अ हीरो पोर्ट्रे करने के लिए कन्विंस हो जाते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन, मारिया और सिजल जब किंगडम में घूम रहे होते हैं, उसी दौरान कुछ लड़कियां शिन की तरफ अजीब निगाहों से देखती हैं और कहती हैं, ये तो वही है ना जिसने डिमोनॉइड को हराया था और हमारे किंगडम का हीरो। और इस जगह पर सीजल, शिन और मारिया को अंदाजा लग जाता है कि पूरे किंगडम में ये बात फैल चुकी है कि शिन ने ही उस डिमोनॉइड को हराया है और शिन आखिर क्या चीज़ है। इस जगह पर हम देखते हैं कि शिन को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिल रहा होता है किंगडम में। इवन दूसरी तरफ मैजिक एकेडमी में हमने पिछले एपिसोड में जिस मैजिक क्लब को बनाता हुआ देखा था शिन के थ्रू, उस मैजिक क्लब में सारे के सारे स्टूडेंट अब ज्वाइन होना चाहते हैं। इवन इतने ज़्यादा कि एकेडमी के 70% स्टूडेंट तो सिर्फ उसी क्लब में ज्वाइन होना चाहते हैं। इसलिए शिन के टीचर को तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर किंगडम के किंग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहे होते हैं, सोल्जर्स इस चीज़ का पता करो कि आखिर कर्ट एक डीमोनॉइड बनने से पहले किन किन लोगों से मिला है और कर्ट के डीमोनॉइड बनने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, क्योंकि कर्ट अपने आप डीमोनॉइड नहीं बना है, उसे किसी ने बनाया है। किंग के ऑर्डर पर सारे के सारे सोल्जर्स इस चीज की इन्वेस्टिगेशन पर लग जाते हैं। इसी के साथ हमारा सीन फिर से मैजिक एकेडमी में जाता है, जहाँ पर शिन के मैजिक क्लब में इतने सारे बच्चों में से 2 नए बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिनमें से एक लड़के का नाम होता है मार्क बीन और लड़की का नाम होता है ओलिविया। मार्क बीन एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि पूरे किंगडम की सबसे अच्छी स्वाड बनाती है। मार्क की फैमिली के बैकग्राउंड को पता करते ही शिन मार्क से कहता है, मार्क क्या तुम मेरे लिए एक स्वाड बना सकते हो। इस जगह पर मार्क शुरू में घबरा जाता है क्योंकि वो अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझता कि उसकी स्वाड डीमोनॉइड या फिर बड़े बड़े डीमन से लड़ने में शिन की मदद करेगी। इस जगह पर शिन मार्क को कॉन्फिडेंट करते हुए कहता है, तुम बना लोगे मार्क, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है। इस जगह पर मार्क भी कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो शिन से कहता है, ओके मैं तुम्हारे लिए ज़रूर बनाऊंगा शिन एक बेहतरीन स्वाड। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि किंग के सोल्जर कट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते करते कि आखिर कट कैसे एक डेमोनॉइड बना, वो आखिरकार स्टॉर्म के पास पहुंच ही जाते हैं। वहां पर वो स्टॉर्म से काफ़ी ज़्यादा पूछताछ कर रहे थे और इसी पूछताछ के दौरान वो स्टॉर्म से एक सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम अपनी आंखों को ऐसा ढक कर क्यों रखते हो। इस चीज़ के जवाब में स्टॉर्म एक काफ़ी ज़्यादा मन गढ़ंत कहानी बनाता है और कहता है, कई साल पहले जब नोबल्स को पता चला कि मैं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ तो नोबल्स ने मुझे पकड़ लिया और मेरे ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी आंख भी फोड़ दी ताकि मैं मैजिक ना कर पाऊँ और उन्हें कभी सरपास ना कर पाऊँ। इस जगह पर सोल्जर ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें उनकी बात पर विश्वास हो चुका है और सोल्जर्स स्टॉर्म से कहते हैं, आपको कट के बारे में तो पता ही होगा। जिस पे स्टॉर्म कहता है, हाँ
वो एक डीमोनॉइड बन गया था और वो मारा जा चुका है। मुझे काफ़ी दुख हुआ है यह सुनकर सोल्जर स्टॉर्म्स कहते हैं, हमने सुना है आप काफ़ी अच्छी तरीके से डीमोनॉइड के बारे में जानते हैं। क्या आप कट को देखकर बता सकते हैं कि उसके ऊपर कौन सा मैजिक स्पेल तैयार हुआ है? प्लीज़ उसकी डेड बॉडी को देखकर हमें जानकारी दें, ये आपकी काफ़ी बड़ी मदद होगी हमारे लिए। यह सुन के स्टॉर्म उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो सब रूफ के टॉप पर जाते हैं। उस जगह पर स्टॉर्म देखता है कि कट वहाँ पर आसपास में कहीं भी नहीं है। यह देखकर स्टॉर्म बाकी सोल्जर से पूछता है कि कट की डेड बॉडी कहाँ है, जहाँ पर सोल्जर्स कहते हैं, स्टॉर्म तुम अब पकड़े जा चुके हो। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? जब हमने तुमसे पूछा कि कट के साथ हुआ है उसके बारे में तुम्हें पता है, इस पर तुमने कहा हाँ तुम्हें पता है, पर हमने तो किंगडम में किसी को नहीं बताया कि असल में कट ही वो डिमोनॉइड बना था। इसका मतलब कट को डिमोनॉइड बनाने के पीछे तुम्हारा हाथ था। इस जगह पर स्टॉर्म घबराने की बजाय हंसने लगता है तो तुम्हें पता लगेगा। चलो ठीक है, अब मुझे कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही स्टॉर्म यह कहता है, हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शिन और बाकी सारे क्लासमेट्स सिन के साथ अपने एकेडमी खत्म होने पर घर जा रहे होते हैं कि इसी बीच उनके पास ही बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका असल में स्टॉर्म नहीं किया था, क्योंकि जब शिन उस धमाके की जगह पर जाता है तो वो देखता है कि स्टॉर्म ने सारे सोल्जर्स को हरा दिया है और वो काफ़ी बुरी हालत में है। इस जगह पर शिन को देखकर एक सोल्जर कहता है, शिन यहाँ से भागो, ये तुम्हें भी मार देगा, ये बहुत शक्तिशाली है। इस जगह पर शिन बस अगस्त से ये पूछता है, क्या यही वो है जिसने कट को डीमन बनाया है? जिस पे अगस्त कहता है हाँ यही स्टॉर्म है। इस जगह पर शिन स्टॉर्म से कहता है, तुमने आखिर एक छोटे से बच्चे को डीमन क्यों बनाया? जिस पे स्टॉर्म हंसते हुए कहता है वो तो बस एक प्यादा था जिसको मैंने बस अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया था। स्टॉर्म के मुंह से ये सब सुनने के बाद शिन को समझ आ चुका था कि स्टॉर्म के लिए कट की मृत्यु कुछ खास मायने नहीं रखती, वो बस एक प्यादा जैसा था स्टॉर्म के लिए। ये देखकर कि स्टॉर्म के लिए इंसानों की ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती और वो बस एक प्यादे हैं, शिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और शिन सीधा स्टॉर्म के ऊपर हमला कर देता है। पर स्टॉर्म शिन के हमले बहुत ही ईजिली डॉज कर रहा होता है। इस जगह पर काफ़ी देर तक स्टॉर्म शिन के हमले डॉज करता है, पर शिन अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल कर एक हमला स्टॉर्म के ऊपर मार ही देता है। इससे स्टॉर्म के आंखों के सामने के चश्मे हट जाते हैं और हम सीरीज में पहली बार देखते हैं स्टॉर्म की आंखों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाल होती हैं, जिसे देखकर शिन को अंदाज़ा लग जाता है कि स्टॉर्म कोई इंसान नहीं है, असल में वो भी कट की तरह आधा डीमन और आधा इंसान है। इस जगह पर शिन स्टॉर्म से पूछता है, क्या तुम एक डीमन हो? इस पर स्टॉर्म कहता है, हाँ मैं एक हाफ डीमन हूँ, मुझे और शक्तियाँ चाहिए थी, इसलिए मैंने अपने शरीर में डीमन इंजेक्शन को इंजेक्ट किया और मैं अब हाफ डीमन बन चुका हूँ और मैं यही इंजेक्शन सारे अपने स्टूडेंट के अंदर लगाकर एक आर्मी बनाना चाहता हूँ ताकि मैं उस किंगडम के ऊपर राज कर सकूँ। इस जगह पर शिन स्टॉर्म की बातें ज़्यादा नहीं सुनता है और सही समय देखते ही स्टॉर्म के ऊपर एक लेज़र बीम से हमला कर देता है। इस जगह पर हैरानी की बात यह थी कि उस एक ही हमले से स्टॉर्म वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जिसे देखकर शिन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा शक होता है। पर वो जब स्टॉर्म को सेंस नहीं कर पाता है तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ सच में उसके उस हमले की वजह से स्टॉर्म वहाँ पर मर चुका है। स्टॉर्म का खात्मा करते ही शिन के पास कुछ सोल्जर्स आते हैं और शिन का धन्यवाद करते हैं कि उसने उनकी जान स्टॉर्म से बचा ली, वरना स्टॉर्म तो उन्हें जान से मारने वाला था। उस जगह पर वो सोल्जर शिन का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर रहे थे, पर उस जगह पर शिन का पूरा ध्यान बस स्टॉर्म पर ही चल रहा था। और हमें यही सीन दिखाते हुए हमारी इस एनिमे का एपिसोड नंबर 4 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, वॉइसमैन ऑफ द ग्रैंड चाइल्ड के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि शिन अभी भी स्टॉर्म की मौत को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है और वो अगस्त से कहता है कि अभी भी स्टॉर्म मरा नहीं है। इस जगह पर अगस्त पूछता है, शिन ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि स्टॉर्म मरा नहीं है? अगस्त की इस बात पर शिन कहता है, क्योंकि अगस्त अगर तुमने ध्यान दिया हो तो तुमने देखा होगा कि उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी जहाँ पर स्टॉर्म का खात्मा हुआ था, पर मेरा अटैक तो सिर्फ स्टॉर्म पर टारगेट था
और वो अटैक तो सिर्फ सन बीम ब्लास्ट कर रहा था, उससे इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। इस जगह पर स्टॉर्म ने उस मैसिव डिस्ट्रक्शन को कर वहां से फरार हो गया, ताकि हम सबको ऐसा लगे कि स्टॉर्म मर चुका है, पर स्टॉर्म अभी भी जिंदा है। इस बात को सुनकर अगस्त कहता है, हाँ सीन, तुम्हारी बात काफी हद तक लॉजिक बना रही है। स्टॉर्म काफी ताकतवर था, वो इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला था, पर इसका मतलब ये है कि तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए आने वाली परेशानियों के लिए। इस चीज पर शिन कहता है, हाँ अगस्त, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर इस जगह पर अब मुझे हथियारों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार स्टॉर्म से लड़ते समय मेरी तलवार उसके सामने बस एक सुई से ज़्यादा कुछ नहीं थी। यह बात सुनकर अगस्त कहता है, हाँ, तुम्हें अब काफ़ी ताकतवर हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, और हाँ, तुम्हें स्पॉन्सर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और पैसों की भी, क्योंकि अब तुम इस किंगडम के हीरो हो। सब लोग चाहेंगे कि तुम्हारे पास सबसे पावरफुल हथियार हो, इवन किंग खुद तुम्हारे पैसे दे देंगे, तो तुम बेझिझक होकर सबसे ताकतवर हथियार बनाओ अपने लिए शिन। शिन और अगस्त की यही बातें चल रही थी कि हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन और अगस्त मार्क की शॉप पर आ जाते हैं, क्योंकि मार्क की ही फैमिली इस किंगडम की सबसे अच्छे हथियार बनाती है। और हम वहाँ पर देखते हैं कि मार्क की शॉप के पास ही शिन के सारे क्लासमेट्स भी होते हैं, और वहाँ पर मार्क के साथ ओलिविया भी होती है, जो कि शिन के क्लब की न्यू मेंबर है। इस जगह पर मारिया और सिजल ओलिविया को लेकर कहीं चली जाती हैं, और फिर हम देखते हैं कि अगस्त और शिन मार्क की शॉप के अंदर जाते हैं। और जैसे ही शिन और अगस्त मार्क की शॉप के अंदर जाते हैं, उस जगह पर मार्क के डैड को कोई अंदाजा नहीं था कि अगस्त इस किंगडम का प्रिंस है और शिन और कोई नहीं, वॉइसमैन का ग्रैंड चाइल्ड है। इसलिए अंदाजा ना होने की वजह से वो सीधा अगस्त पर चिल्ला देते हैं, हे बच्चे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पर हथियार बन रहे हैं, तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। इस जगह पर अगस्त जाने से पहले उन्हें बताता है कि मैं मार्क का दोस्त और अगस्त हूँ, मैं यहाँ पर कुछ काम से आया था। पर इस जगह पर जैसे ही मार्क के डेड को पता चलता है कि अगस्त और कोई नहीं, इस किंगडम का प्रिंस है, मार्क के डेड तो बौखला जाते हैं और प्रिंस से माफ़ी मांगने लगते हैं। इस जगह पर अगस्त दिल का साफ होता है और उसे उनकी बातों को बुरा नहीं लगाता, इसलिए वो उन्हें माफ़ कर देता है। इसके बाद अगस्त मार्क के डेड को सब कुछ समझा देता है कि वो यहाँ पर वाइसमैन के ग्रैंड चाइल्ड के लिए हथियार बनवाने के लिए आया है, और वो सब कुछ समझा देता है कि उसे किस टाइप की स्वाट चाहिए। सब कुछ समझाने के बाद और हथियारों का ऑर्डर देने के बाद शिन और अगस्त मार्क की शॉप से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन सिजल से कहता है, मैं तुम्हें एसेसरी दिलाना चाहता हूँ। इस जगह पर सिजल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे लाइफ का पहला गिफ्ट एक लड़के से मिल रहा है, और वो भी शिन से। यह सुन के वो खुश हो ही रही होती है कि इसी बीच शिन कहता है, शो तुम मेरे साथ शॉप में चलो और तुम्हें जो भी एसेसरी पसंद हो वो सिलेक्ट कर लेना, मैं तुम्हें दिला दूंगा और मैं उस पर एन्चांटमेंट कर दूंगा ताकि मैं तुम्हें सेफ रख सकूं। मैं तुम्हारे साथ ये एसेसरी धीरे धीरे करके सारे बच्चों को भी दे दूंगा ताकि वो भी सेफ रहे। यह सब सुन के तो बेचारी सिजल की पूरी एक्सपेक्टेशन ही तानाशाही हो जाती है। खैर, अब इस जगह पर सिजल की आ कर सकती थी, इसलिए हम अगले सीन में देखते हैं कि सिजल सिन की बात मानकर सिन के साथ एसेसरी लेने चली जाती है। वहाँ पर शिन सिजल को एक रिंग दिलाता है। इस जगह पर फिर से सिजल अपनी खुद की ही फैंटेसी तैयार कर लेती है और वो शिन से कहती है, क्या तुम मुझे ये रिंग पहना सकते हो? इस जगह पर शिन को क्या प्रॉब्लम थी? शिन को तो कुछ वैसे समझ नहीं आता, तो वो तैयार हो जाता है और वो सिजल को रिंग पहना देता है। और इसी लम्हे के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और होनर के साथ किंगडम के किंग अवार्ड देते हैं, क्योंकि शिन ने एकेडमी में काफ़ी सारे बच्चों की जान बचाई थी। और इसी जगह पर किंग वाइसमैन को दिया गया वादा को पूरा करने के लिए इस जगह पर डिक्लेयर करते हैं, मैं इस किंगडम का किंग सबके सामने डिक्लेयर करता हूँ कि शिन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो चाहे वो कर सकता है, उसे कोई भी फोर्स नहीं करेगा वॉर या फिर पॉलिटिकल इश्यूज में, या फिर वो अपनी पावर चाहे तो ही इस्तेमाल करे लोगों को बचाने के लिए, वरना उसका मन ना हो तो वो ये भी नहीं कर सकता है। ये उसको पूरी इंडिपेंडेंस दी जाती है कि वो किंगडम में जैसा रहना चाहता है वो वैसा रहे। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है लोगों की जान बचाने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि यही वादा मैंने हमारे वाइसमैन से किया था जब मैं शिन को किंगडम में ला रहा था कि शिन एक इंडिपेंडेंट रहेगा।
आई होप आप सब मेरी इस बात का पालन करें और शिन को किसी भी तरीके का प्रेशर ना दें उसकी मैजिक का इस्तेमाल किंगडम के हित के लिए करना या फिर अहित के लिए करने के लिए। धन्यवाद। किंग की इस स्पीच के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं जब से शिन को किंग ने किंगडम का हीरो डिक्लेयर किया है और उसे सम्मानित किया है, तब से शिन शांति से एकेडमी भी नहीं जा सकता क्योंकि कई सारे लोग उसका बाहर गेट से इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए शिन को अपने टेलीपोर्टेशन गेट की मदद से ही एकेडमी में जाना पड़ता है। पर जैसे ही शिन एकेडमी में एंटर होता है, शिन के मैजिक क्लब के जितने भी मेंबर होते हैं वो तो शिन के टेलीपोर्टेशन मैजिक को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो एक गेट की मदद से 3 लोगों को टेलीपोर्ट कैसे कर पा रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा मैजिशियन भी सिर्फ अपने आप को टेलीपोर्ट कर पाता है और ये तो गेट के थ्रू काफ़ी लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है। इस जगह पर शिन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैजिक आखिर ये क्या है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन अपने मैजिक क्लब में बच्चों को पढ़ा रहा होता है कि आखिर वो कैसे अपने मैजिक लेवल को बढ़ा सकते हैं। इस दौरान बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैजिक लेवल बढ़ाना क्या होता है। इसलिए शिन उनसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने लेवल 1 की पावर दिखाता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा लेवल 1 क्या है और लेवल 99 प्लस क्या है। इसलिए शिन जैसे ही अपने लेवल 1 की एन्चांटमेंट स्टार्ट करता है, वहाँ पर तो उसके लेवल 1 की वजह से ही पूरा स्कूल दहशत में जाता है और बच्चों का तो दिल बाहर ही आ गया था। मतलब उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि शिन के लेवल 1 में भी इतनी ज़्यादा पावर कैसे है। मानो उन्होंने तो होप ही खो दी थी कि वो कभी शिन की बराबरी कर पाएंगे। इसी बीच हम दूसरी तरफ स्टॉर्म को देखते हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि शिन ने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। स्टॉर्म अभी भी जिंदा है। इसी के साथ हमारा सीन फिर से शिन पर जाता है, जहाँ पर शिन अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक गेट की मदद से अपने सारे क्लासमेट्स को अपने ग्रैंडफादर से मिलाने के लिए ले आता है। इस जगह पर बातों के दौरान शिन के ग्रैंडफादर को कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि शिन के क्लासमेट्स शिन को बहुत ज़्यादा ही कुछ मान रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो शिन के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हैं। उनकी इसी सोच को गलत करने के लिए शिन के ग्रैंडफादर शिन का ही खुद का बनाया गया स्पेशल मैजिक टेलीपोर्टेशन गेट को अपने एन्चांटमेंट से समन कर लेते हैं, जिसे देखकर सभी के साथ शिन भी हैरान हो जाता है कि ये मैजिक तो उसका है, उसने बनाया है। उस गेट को समन करने के बाद शिन के ग्रैंडफादर सब बच्चों से कहते हैं ये शिन का स्पेशल मैजिक है। इस मैजिक के पीछे का अगर तुम लॉजिक समझ लो तो तुम इतने स्पेशल मैजिक को भी चुटकियों से कर सकते हो बच्चों। सो तुम सब बस मेहनत करो, तुम एक दिन शिन क्या मुझसे भी बड़े मैजिशियन बन जाओगे। शिन के ग्रैंडफादर की ये सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं शिन के सारे क्लासमेट्स को अपने अंदर विश्वास आना शुरू हो गया था। इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन और शिन के सारे क्लासमेट्स वहाँ से जा चुके होते हैं। तब ग्रैंडपा से कहती है तुमने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया, तुमने उस मैजिक को दिखाकर उन सारे बच्चों के अंदर से वो डर हटा दिया कि वो सब कभी शिन की बराबरी नहीं कर पाएंगे। शिन की ग्रैंडमा की इस बात पर शिन के ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ, और वो यह कहकर कुछ सोच रहे होते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन और अगस्त शिन की बनाए गए स्वार्ड्स की डिलीवरी को लेने जाते हैं, जहाँ पर शिन को वो स्वार्ड काफ़ी पसंद आती है। उस स्वार्ड में एक फंक्शन होता है कि वो बटन दबाकर उस स्वार्ड की ब्लेड को निकालकर दूसरी ब्लेड लगा सकता है। ये सब टोनी का आइडिया था और टोनी वही लड़का है जो कि पिछले एपिसोड में शिन को वादा किया था कि वो शिन के लिए काफ़ी अच्छी आइडिया वाली स्वार्ड बनाएगा। इसी के साथ ही हम अगले सीन में देखते हैं कि जैसे ही शिन और अगस्त वेपन शॉप से बाहर आते हैं, अगस्त शिन से एक अजीब सा ही क्वेश्चन पूछता है। उस शिन से पूछता है क्या मैं तुम्हारे स्वॉर्ड का आइडिया यूज़ कर सकता हूँ और भी ऐसी स्वॉर्ड बनवाने के लिए। इस जगह पर शिन पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी स्वॉर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है अगस्त। इस जगह पर अगस्त कहता है शिन तुम्हें बताना चाहिए या फिर नहीं। असल में शिन हमारे किंगडम में कुछ ही दिनों में पड़ोसी किंगडम हमला करने वाला है और हमारे किंगडम और पड़ोसी किंगडम के बीच में एक वॉर छिड़ने वाली है। वॉर का नाम सुनते से ही वहाँ पर सारे के सारे क्लासमेट्स हैरानी की नज़र से अगस्त की तरफ देखने लगते हैं। इस जगह पर अगर सभी बच्चों को एक और बात बताता है कि अगर किंगडम पर खतरा ज़्यादा बढ़ा और हमारे सिपाही ज़्यादा मरे तो इस किंगडम की जितनी भी एकेडमी है उसके स्टूडेंट्स को भी अपने देश के लिए लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाना होगा।
यानी हम सबको भी दोस्तों। इसी बीच अगस्त शिन से कहता है, पर तुम हमारे साथ आने की सोचना भी मत शिन। अगर तुम हमारे साथ आए और तुम्हें कुछ भी हुआ तो मेरे डेड का जो वादा था तुम्हारे ग्रैंडफादर से वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। पर इस जगह पर शिन अगस्त की बात से गुस्से में आ जाता है और अगस्त से कहता है, क्या लगता है अगस्त, तुमने कहा और मैं मान लूंगा। याद रखना, अगर तुम्हारी जान पे कुछ भी खतरा आया तो मैं सारे प्रोमिसेस तोड़कर तुम्हारी जान बचाने के लिए ज़रूर आऊँगा, क्योंकि तुम सबको मैं अपना दोस्त मानता हूँ। शिन के इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि किंग को हाल ही में अपने सोल्जर से एक खबर मिली है कि दूसरे किंगडम के लोग उन पर हमला करने के लिए बॉर्डर पर आ चुके हैं और वो कभी भी उनके किंगडम पर हमला कर सकते हैं। और इसी क्लाइमेक्स के साथ वॉइसमैन ऑफ द ग्रैंड चाइल्ड का एपिसोड नंबर 5 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है।